अच्छा, आज अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैलेंज, जो हम ग्लोबल साइंस चैलेंजेस हमारा सब्जेक्ट है। हमारा मकसद क्या है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमने ये मालूम करना कि साइंटिफिक इनोवेशन की वजह से जो दुनिया के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे पहले तो आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसका सोल्यूशन निकाला जाए। और उस आइडेंटिफाई और सोल्यूशन रिग्रेशन एनालिसिस से ही होगा। ठीक है, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और वो आज का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ओशन करंट्स। ओशन, आप ये है क्या, या जब आप ओशन करंट का लफ्ज जहन में आता है तो आपके जहन में क्या क्या क्वेश्चन रेज होते हैं जी बच्चे? अच्छा, लहरें और जीसीआर, क्वेश्चन क्या रेज होते हैं जब आप ओशन करंट के बारे में सोचते हैं? आप एक साइंटिस्ट हैं, आप यू आर अ साइंटिस्ट, you need to know the topic of ocean current. What are the questions that comes into your mind when you talk about, when you think about ocean current? What is ocean current? ठीक है। अच्छा, और हम क्या कहते हैं कि व्हाट इज ओशन करंट? अब व्हाट इज ओशन करंट का मतलब ये है, कॉन्टिन्यूअस डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर। डायरेक्टेड का मतलब क्या? एक खास डायरेक्शन, एक सी वाटर की एक खास सिमत में डायरेक्शन। करंट का मतलब होता है मूव करना, करंट का मतलब वो नहीं है करंट लगना। करंट का मतलब है मूवमेंट। वहां पर भी फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। करंट का मतलब है मूवमेंट। अगर हम वाटर करंट की बात करें, वाटर का मूव करना। अगर हम वही ओशन करंट की बात करें कि सी वाटर का एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब क्वेश्चन ये है कि सी का पानी कैसे जाता है, कैसे मूव करता है? इसका आंसर आप बताएंगे? मून की ग्रेविटी इज वन ऑफ द फैक्टर, और विंड, चेंज इन टेम्परेचर, और अर्थ रोटेशन। ठीक है, ये सारी कहानी है जो कि अगर एक जगह हाई टेम्परेचर है, दूसरी जगह लो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर विल मूव फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टुवर्ड्स द लोअर एल्टीट्यूड, और हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स द लो टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन क्या लो से हार की तरफ भी जाता है? उसे कहते हैं कोल्ड करंट। उसे क्या कहेंगे? अगर पानी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाए तो वो होगा हॉट वाटर करंट, जो भी है उसको हम कहेंगे। और उसको कोल्ड करंट कहेंगे, उसको हॉट करंट कहेंगे। अच्छा, एज पर, और इस ये जो वाटर करंट है या सी वाटर करंट है या ओशन करंट है, इससे होता क्या है? क्वेश्चन ये है भी, व्हाट इज पानी की एक खास सिमत की तरफ मूव करना, उसे हम क्या कहेंगे? ओशन करंट। ये कैसे होता है? विंड से, टेम्परेचर से, सैलिनिटी से, अर्थ रोटेशन से, मून की ग्रेविटी की वजह से। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट्स हैपन ड्यूरिंग ओशन करंट? जी बच्चों, ऐसा क्या होता है ओशन करंट के दौरान? जी बच्चे आप बताएं। जी, क्या होता होगा? हम डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लगता है डिस्कशन से ज्यादा समझ आती है चीजों की। अगर मैं अकेला ही बोलने जाऊं तो मे बी वी आर नॉट एबल टू गेट एज नॉलेज एज वी विल व्हेन वी विल डिस्कस ईच अदर। जी, सोचे, पर कि आप साइंटिस्ट हैं, अब आप सोचें कि ऐसा क्या होता होगा जब पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो क्या जाता है, क्या लेके जाता है, क्या लेके आता है? पानी के अंदर कुछ चीजें होंगी, न्यूट्रिएंट्स होंगे जो एक जगह से जो दूसरी जगह मूव करते होंगे। कोई गैसेस होंगी, क्योंकि पानी मूव कर रहा है तो साथ में कुछ गैसेस भी आगे पीछे होंगी। कुछ माइक्रोब्स भी आगे पीछे मूव कर रहे होंगे, कुछ प्लांट सीड्स, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हो। ये तो सिंपल सा इसका आंसर। आप शाई ना हुआ करें, कुछ ना कुछ मुंह में आता है वो बोल दिया करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। समझ आ गई आपको?
आप लोगों को साइंटिस्ट कैसे बनाना है, यू नीड टू बी हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि दे डिस्ट्रीब्यूट हीट, they also distribute heat, and they also distribute nutrients, they also distribute gases। ठीक है, और ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? ओशन करंट। हर रोज तेरा कोई मसला होगा। नहीं, आज ही है। ओके, अब है क्वेश्चन, ये है जो करंट होता है उसकी कितनी टाइप्स होती है? क्या एक ही तरह की टाइप होती है, दो तरह की टाइप होती है, और कितनी टाइप्स होती है? एक तो है सरफेस करंट, तो ऊपर वाला पानी जो मूव करता है उसे हम क्या कहते हैं? फिर जो बिल बहुत नीचे है उसे हम कहते हैं डीप करंट। क्या कहते हैं? फिर है कोस्टल करंट। कोस्टल, दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी वाटर करंट। उसपे सबसे पहले है जो ऊपर वाली करंट है, जो ऊपर वाला करंट है उसको कौन मूव करवाता है? विंड। उसको कौन मूव करवाता है? इसकी एग्जांपल आपको गल्फ स्ट्रीम के अंदर मिलेगी। जो ऊपर वाला सरफेस के ऊपर पानी जो मूव करता है वो नॉर्मली कौन करवाती है? विंड करवाती है। जो डीप होती है ना, डीप, उसको करवाता है टेम्परेचर। उसको टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिफरेंस एज वेल, वो भी। और इसकी ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट इसकी एग्जांपल है। उसके बाद आगे कोस्टल करंट है, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। ठीक है, फिर है कोस्टल करंट। कोस्टल करंट जो होता है जो ओशन के नियर शोर के इर्द गिर्द, जरा उसके अंदर डीप या सरफेस तो नहीं होता ना, एक ही करंट होता है उसे हम क्या कहेंगे? वो भी टाइड्स, जो हमारी टाइड्स होती है, जो मून की टाइड की वजह से वो मूव करती होती है, इसके लिए ये, और विंड की वजह से भी हो सकता है। और ये है, ये आप क्लिफ्टन के ऊपर जो करंट होगा या कैलिफोर्निया करंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? कोस्टल करंट। अब क्वेश्चन ये है, जब ये जो वाटर मूव करता है, व्हेन वाटर मूव्स, उस दौरान व्हाट वी पीपल कैन, हाउ वी कैन पीपल हेल्प दिस सिस्टम, हम उसे क्या फायदा उठा सकते हैं? एलर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ट्रेड कर सकते हैं, हम कश्तियां बना के ट्रेड हो सकता है उससे। ठीक है, अच्छा, और जो इसके अलावा हम इसके ये दो तीन चार चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा, उसमें विंड सिस्टम क्या होता है कि ट्रेड, इसके दौरान विंड की भी ट्रेड होती है। अच्छा, ट्रेड किसे कहते हैं? तिजारत का मतलब क्या होता है? अपनी एक कुछ चीजें बेचनी, कुछ। अगर ओशन करंट के दौरान विंड की ट्रेड होती है, विंड एक जगह से दूसरी जगह जाती है और दूसरी जगह से कुछ है इस तरफ आती होगी, इसको भी ट्रेड कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? ये नेचुरल ट्रेड है। ये क्या है? नेचुरल ट्रेड होती है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह ही कोरॉइडल इफेक्ट होता है। कोरॉइडल इफेक्ट क्या होता है? जो मूविंग वाटर ड्यू टू अर्थ रोटेशन की वजह से, इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोलिस इफेक्ट। कोरोलिस इफेक्ट। फिर इस तरह टेम्परेचर और सैलिनिटी भी आपस में मूव करती है और उसकी वजह से वर्टिकल मूवमेंट होती है, और ये सारी इसकी वजह से रीडायरेक्ट होती है फ्लो पैटर्न्स। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक और, अगर वाटर करंट मूव करेगा, उसको क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? बच्चे बताओ, व्हाट कुड बी द इफेक्ट ऑफ ओशन करंट ऑन ऑन क्लाइमेट? क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट, वेदर पैटर्न्स, इसके ऊपर इफेक्ट होगा इसका?
क्या इफेक्ट होगा? अच्छा, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ठंडी हवाएं चलेंगी, अगर एक जगह गर्म हवाएं हैं तो पानी जब उस ठंडी हवाओं की तरफ चला जाएगा और उनके इलाके को भी जाके मॉडरेट कर देगा, बहुत कूल की बजाय उसको मॉडरेट कर देगा। इसे वहां उस इलाके की जो वेदर है वो चेंज हो जाएगी, इसे क्लाइमेट। अच्छा, और इसके अलावा ये जो वाटर करंट है, ये जो मूव करता है, तो जो अक्सर जो आपकी मैरीन बायोडाइवर्सिटी है, मैरीन के अंदर जो डिफरेंट एनिमल्स रह रहे हैं, डिफरेंट माइक्रोब्स रह रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स रह रहे हैं, उनकी बायोडाइवर्सिटी को इन्हांस होता है। वैसे एक इलाके में फिश खा रही है कुछ चीजें, लेकिन बाद में वहां पर क्या हुआ कि उनके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए। अब वो वाटर क्या करेगा, उसको दूसरी जगह निकाल के ले जाएगा और वहां उसको खुराक मिल जाएगी। इस तरह मैरीन की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज्यादा अरसा रह सकेंगे। अगर एक ही जगह रहेंगे तो वो स्टेगनेट हो जाएंगे और उनको वहां जो उसकी न्यूट्रिशन है वो एक जगह खत्म हो जाएगी और वो जिंदा नहीं रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी। और इसके अलावा ये है कि फिशरीज का बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। फिर डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया। और कार्बन साइकिल और कार्बन डाइऑक्साइड की अब्जॉर्प्शन भी कर रहा होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत बड़ा एक ग्लोबल चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, उसको भी ऑब्जॉर्व करने में इस ओशन करंट का एक रोल है। समझ आ गई? फिर है डेंसिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज डेंसिटी? अच्छा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है? डेंसिटी। हमारे मसल्स की भी डेंसिटी होती है, मैंने बताया था। अगर हम प्रोटीन इनटेक करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर ना प्रोटीन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उससे मसल मजबूत हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारी डेंसिटी कम होगी और नंबर ऑफ प्रोटीन के मालिक्यूल ज्यादा होंगे तो स्ट्रेंथ होगी। क्या होगी? अगर वो एरिया ज्यादा होगा, प्रोटीन कम होगी, तो क्या होगी? वीक होगा मसल। तो वीक क्या होगा? मसल क्या होगा? जितनी डेंसिटी कम होगी या डेंसिटी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा मसल। इसलिए हम करते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, साथ में हम फाइबर लेते हैं। फाइबर क्या करते हैं? उन प्रोटीन को आपस में जोड़ के उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इस तरह हमारे पास एक मसल स्ट्रांग हो जाता है। जो डीप ओशन सर्कुलेशन है ना, ये भी डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से मूव करता है। अगर एक जगह हाई टेम्परेचर है तो दूसरी तरफ चला जाएगा, न्यूट्रंस एक तरफ कम है तो दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये इसको कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट। इसे क्या कहते हैं? डेंसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक जगह किसी चीज का ज्यादा होना और एक तरफ कम होना, इसे कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, और और ये पूरा जो है ना समुद्र, आपस में ये कनेक्टेड होते हैं। और ये सारे दुनिया के पानी के जो करंट है ना, ये आपस में सुना है कि अगर एक वाटर कराची से चलता है, कराची के समुद्र से पूरे दुनिया का चक्कर लगा के वो पानी दोबारा कराची तक आए, तो उसको 1,000 साल लगते हैं। क्या लगते हैं? 1,000 years। अब दुनिया तो बहुत बड़ी है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, फिर आ गया और कौन कौन से ओशन है? एक है अटलांटिक, अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, आर्कटिक ओशन है, एक और है मुझे लगता है अंटार्कटिक। अटलांटिक, अटलांटिक तो मैंने बता दिया ना। अच्छा, अब ये है ओशन। सी कौन कौन से हैं? अरेबियन सी है। कराची का कहाँ है? इंडियन ओशन के ऊपर है या अरेबियन सी के ऊपर है? अरेबियन सी के ऊपर है।
ठीक है। गल्फ किसे कहते हैं? गल्फ। एक छोटी सी पट्टी हो और उसके तीनों तरफ वो कंट्रीज हो और दरमियान में एक छोटी सी उसे कहते हैं गल्फ। उसे क्या कहते हैं? जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ये मिडल ईस्ट, गल्फ ऑफ मिडल ईस्ट है, या उसको पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पर्शियन गल्फ कहते हैं। ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? क्लाइमेट चेंज, अगर ओशन करंट के अंदर चेंज आ जाए तो उससे क्या नुकसान होगा? सैलाब ज्यादा आएंगे। ओशन करंट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। ओशन उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेस को वो अगर ऑब्जॉर्व नहीं कर सकेगा, तो हम जब गंदा गंद डालते हैं वहां पर, या कोई ऐसी मैन मेड एक्टिविटीज करते हैं, और उसकी वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इकोसिस्टम ऑफ द ओशन, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाती है। और उस क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और वन ऑफ द मेजर ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज change in the ocean current is. That's why this subject is very important in the during the scenario of global science challenges। ठीक है। जो भी इसके वेदर पैटर्न के अंदर चेंज आ जाएगा, वेदर अगर इसके अंदर हमने मैन, अच्छा, मैंने पहले भी बताया था कि दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है मैन मेड। जो मैन मेड होती है उसे हम कहते हैं एंथ्रापोजेनिक। एंथ्रा, जो नेचुरल होती है उसे हम, एक नेचर होती है, एक मैन मेड होती है। नेचर के अंदर बैलेंस है, नेचर के अंदर बैलेंस, व्हाट डज इट मीन? अच्छा, नेचर में अगर पैथोजन बैक्टीरिया है ना, तो उसको मारने वाले दोस्त बैक्टीरिया भी है हमारे। हमारी बॉडी के अंदर अगर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो हमारी बॉडी के अंदर दोस्त बैक्टीरिया भी है। वो दोस्त बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो उन पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मार देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। दिस इज नोन एज बैलेंस इन नेचर। जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं, हम ना सिर्फ उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, हम अपने उन फ्रेंडली बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं, और जिसकी वजह से नेचर डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर कहा जाता है कि नेचुरल फायर्स आती है जंगलों के अंदर। कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर कहा जाता है कि फायर आ गई, सुना है कि उसको बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो नेचर ने फायर की है, तो नेचर ही उसको, अगर हमने खुद इंटरवेंशन की तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ना बुझे, और वो जो हमने उसके ड्राइवर्स हैं, उसको चेंज करने वाले, उसको आग को बुझाने वाले, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया, उसको हमने आज। अच्छा, कहा जाता है कि जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स, उनको हमें खुराक नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो नेचर से खुराक ले रहा होता है। अगर हमने उसको पिज्जे में लगा दिया, उसकी नेचर डिस्टर्ब हो जाएगी। ये हमारे ही इलाके में ये गंदा रवाज है कि हम बर्ड्स को या इनको देते हैं खुराक। जो दुनिया में है वो ये है कि इनको नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो किया जाए, नेचुरली ये चीजें खाएं, और नेचर ही इसको, नेचर के अंदर बैलेंस है। नेचर के अंदर जो नेचर है वो क्या, अगर हमारे इलाके में कां खत्म हो जाए ना, तो हमारी बढ़िया बीमारियां आ जाए, कब्बे खत्म हो जाए, तो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि नेचर के अंदर जो गंद कूड़ा करकट जिसको खा लेते हैं, उनके अंदर पैथोजेंस को किल कर देते हैं। इसी तरह ही जो गाय होती है, पिछले दिनों में कहा गया कि फैसला, जब हम 2003 में फैसलाबाद में पढ़ते थे, तो वहां का एक असिस्टेंट कमिश्नर आया या कमिश्नर आया, उसने कहा कि फैसलाबाद से सारी गाय बैल शहर से बाहर निकाल दो। इज इट अ गुड मूव? व्हाई इट इज नॉट अ गुड मूव? उसका जो गोबर होता है ना, उसके अंदर अक्सर एंटी माइक्रोबियल होती है चीजें। ठीक है। वो ऐसी
इर्द गिर्द के इलाकों में ऐसे माइक्रोब्स को किल कर देती हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो भी काम करना है, अगर हमने इस शहर की डेवलपमेंट करनी है, तो इकोलॉजी को बड़ी, इकोलॉजी किसे कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं बायोटेक और ए बायोटेक जो फैक्टर्स हैं उनका आपस में इंटरेक्शन। वो इंटरेक्शन भी हम स्टडी करने के लिए वो नीड रिग्रेशन, वी नीड रिग्रेशन एनालिसिस। हमें ये पता चलेगा कि कौन सा दरख्त, कौन से परिंदा कौन से दरख्त के ऊपर बैठता है। हम मैयर कर सकते हैं। हम जाते हैं शाम के टाइम 5 बजे, हमने देखना है कि यहाँ पर आप खड़े हो जाएं, आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है। अक्सर बच्चों बंदों को पता होता है ये ये पैरट की ये टाइप है, ये तोता है, ये कबूतर है, और ये कबूतर की भी, ये कौवा है, ये चिड़िया है। फिर आपको ये भी पता होता है कि कौन से दरख्त हैं। और शाम को 5 बजे आपने आधा घंटे के लिए एक जगह खड़ा हो जाना है। आपने वहां से डिफरेंट दरख्तों का ना डाटा ले लेना है, किस दरख्त के ऊपर कौन सा परिंदा बैठा है और किस दरख्त के ऊपर। फिर टेम्पोरल एनालिसिस करें। टेम्पोरल एनालिसिस क्या होता है बच्चों? टाइम बेस। बस क्या, आज डाटा लिया, कल लिया, 15 परसों लिया, चौथे लिया, ये होगा टाइम बेस। एक होता है स्पेस बेस। बस क्या, आपने यहाँ डाटा लिया, आपने अभी उधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर डाटा लिया, फिर आपने मॉडल टाउन से डाटा लिया, ये होगा स्पेस। इसे कहते हैं स्पेशल एनालिसिस। क्या कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पोरल एंड स्पेशल एनालिसिस? के टाइम बेस होता है उसे टेम्पोरल कहते हैं, और स्पेशल एनालिसिस हो गया। अब टेम्पोरल एनालिसिस को हम के अंदर भी रिग्रेशन लगाएंगे। उसके अंदर भी हम इस दरख्त के ऊपर जो है ना परिंदे, फर्ज किया हमने देखा कि इस दरख्त के ऊपर 5 बर्ड्स हैं, दूसरे दरख्त के अंदर 10 हैं। ये हम एक्स लेंगे, इसको क्या करेंगे? 5, 10, 15, 20। ठीक है, इसी तरह ही फिर उसका आउटपुट क्या होगा? ये तो हो गया इनपुट्स। आउटपुट क्या होगा? इनपुट क्या है? दरख्त। आउटपुट क्या है? नंबर ऑफ बर्ड्स। अगर हमने यहाँ पर 4 पौधे लगाए हुए हैं, फर्ज किया एक किकर है, एक पीपल है, एक एलिस्टोनिया है। फिर हमने देखा कि इन चारों के ऊपर अगर ये चार का कॉम्बिनेशन हो, फिर कितने बर्ड्स आते हैं। आपने दूसरी जगह देखा कि 4 है लेकिन और 4 पौधे हैं, वो वो किक्कर इनमें से नहीं है। फिर एक तीसरी जगह आपने देखा तो वहां पर भी 4 पौधे हैं लेकिन वो कोई और तरह के हैं। अब ये तीनों जगह जो नंबर ऑफ प्लांट डिफरेंट, ये एक्स होंगे, X1, X2, X3, एक्स एक्स एक्स। एक के अंदर 15 परिंदे हैं, एक के अंदर 20 परिंदे हैं, एक के अंदर 25 परिंदे हैं। फिर इस तरह के आपने को डाटा कलेक्ट कर लिया पूरे लाहौर का, 4 4 पौधों का। अब आपके पास एक्स कितने हो गए? ठीक है, आपने दरख्त गिने, फिर उसके बर्ड्स, बर्ड्स आउटपुट होगी, बर्ड्स क्या होगी? आउटपुट होगी। ठीक है, तो इस तरह हम वी कैन इजीली मेजर के व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द विच ट्रीज और विच कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीज आर बेटर फॉर बर्ड्स। हम उस तरह के पौधे लगाएंगे। इसको कहते हैं इकोसिस्टम रिसर्च बेस। अब हम चाहते हैं कि हमारा जब सुबह उठे तो बहुत ज्यादा परिंदों की चहचहाने की आवाज आए, तो उसके लिए हमें पहले एनालिसिस नेचर के अंदर घुसना पड़ेगा कि नेचर में ये कैसे है। हमारे आज से 20 साल पहले लाहौर में बहुत बर्ड्स होते थे, सुबह सुबह पानी चहचहाने की आवाजें आती थी। अब क्यों नहीं आती? हमने उनकी हैबिटेट खत्म कर दी है। हैबिटेट किसे कहते हैं? जगह, रहने की जगह, जहां पर वो ब्रीडिंग कर सके, जहां से वो खाना खा सके, जहां पर उनको बिल्ली आगे बर्ड्स को ना खा जाए, समथिंग। हमने बिल्लियां ज्यादा ऐड कर दी है बर्ड्स। ठीक है, अब इस तरह हमारे पास क्या सिस्टम हुआ है? क्या इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई इन्फ्लुएंस हुआ है बर्ड्स की पॉपुलेशन के ऊपर? ठीक है, ये मैंने कहा ना कि वेदर पैटर्न, हवा का मूवमेंट, हर चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। नेचर में एक बैलेंस था। और जब पुराने नोमैडिक लाइफ में लोग रहते थे, वहां पर एक नेचर था एट दैट टाइम। क्या ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ नेचर?
हम नोमैडिक लाइफ थी या पहले थी, अगर हम ह्यूमन को भी नेचर का पार्ट कहें तो फिर तो ये ठीक है, ये भी नेचर ही है। अगर ये जहां पर हमने बिल्डिंग बनाई है ये भी नेचर का हिस्सा है, ऐसा ही है ना। लेकिन हमने इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया कि ये वो चीजें हैं जो ह्यूमन मैन मेड के बगैर है, जिसके अंदर मैन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। दीज आर द थिंग्स वेयर देयर इज एन इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस? ह्यूमन ने कैसे इस नेचर को डिस्टर्ब किया? जिस तरह सुनामी, ओशन करंट की वजह से सुनामी आती थी, क्या होती थी उसको खत्म कर, जब आती थी पुराने जमाने में भी ये आती थी, लेकिन नुकसान नहीं होते थे क्योंकि हमने सूरज समुद्र के इर्द गिर्द दरख्त लगाए हुए थे। क्या लगाए हुए थे? ट्रीज लगाए हुए थे, जिसको टेम्बर कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में उसको कहते हैं मैंग्रोव्स। क्या कहते हैं? लेकिन हमने वो जब सुनामी आया तो उसके बाद चाइना में कॉन्फ्रेंस हुई, बताया था मैंने। जब वो ये फ्लड वगैरह आए थे तो मैंने बताया था कि एक वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि दरख्त लगाए जाएं और टेम्बर के दरख्त लगाए जाएं, बंद बनाया जाए वो इलाका जहां पर इंसान रहते हैं, और 250 किलोमीटर जापान में ये बंद बनाया गया, और वहां मैंग्रोव्स के दरख्त बकायदा लगाए गए। ये नहीं है कि पैसा आया हड़प और खत्म। ठीक है। अच्छा, इस तरह ये जो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, तो ये जो ग्लोबल साइंस चैलेंजेस में क्या आता है कि वास्ट ओशन रिमेन्स अंडर मॉनिटर्ड। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस क्या है कि डीप सी सेंसर एंड सैटेलाइट्स, क्लाइमेट इफेक्ट, करंट शिफ्ट टू ट्रिगर ग्लोबल। अच्छा, अब हमने ये क्वेश्चन ये है कि इस ओशन करंट को हमने स्टडी करना है, इसके अंदर क्या चेंज आ रही है, ये कैसे स्टडी करेंगे? हमने ये स्टडी करना है कि आज से 20 साल पहले ओशन करंट की स्पीड कितनी थी, इसकी मूवमेंट कैसी थी, इनके ये कैसे मूव करते थे, अब कैसे हो रहे हैं, इसके अंदर क्या चेंज आई है। वी नीड सेंसर्स, वी नीड दैट कैन, उन सेंसर को वी कैन इंस्टॉल दी सेंसर deep in the deep sea and also on the upper side, and there's also a temperature measurement controller system that is connected with internet and the AI devices, artificial intelligence की there are devices that actually measure the level of carbon dioxide, level of oxygen, level of other gases, and also measure the water current and their movement and their and the speed of Earth's rotation, and also Moon's gravity. All these things, the scientists in the world, they are continuously working or uh, using different sensors. Sensors क्या होते हैं? What are sensors? सेंस कर सकते हैं, जिस तरह ये लड़की ने मुझे सेंस कर लिया है, मुझे देख लिया है। ठीक है, आंख एक सेंसर है हमारा, आईज आर आवर सेंसर, ईयर आर आवर बिकॉज वी कैन हियर समथिंग, टच, टंग बड़ी सेंसर। ठीक है, क्या है? टंग क्या है? बहुत बड़ी सेंसर है। इसी तरह ही अगर हमने ये मालूम करना है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ओशन, डीप ओशन, इट मीन देयर मस्ट बी अ सेंसर दैट इज इंस्टॉल्ड इन देयर, एंड दे मेजर द, they sense the carbon dioxide level and quantify that carbon dioxide level. That is going to be a sensor. Similarly, if there is a thermometer, thermometer is a sensor for temperature. If there is a humidity meter, that will measure the humidity level of this temperature of this environment. That is known as इस तरह हाइग्रोमीटर स्पीड मेजर करता है। लेकिन सेंसर उसको तब कहेंगे व्हेन दे आर कनेक्टेड विद सम ऐप और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सो दैट वी हैव रियल टाइम डाटा। व्हाट इज अ रियल टाइम डाटा? व्हाट इज रियल टाइम? मदीना, मदीना का वेयर?
What is real time? What does it mean? आपको मैं देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, आई एम वाचिंग यू at that time. That is known as real time. Not after a second. I'm watching you. I'm getting some data at the time when they are generating. Not after a second. I am measuring something at the same time when we are observing. That's known as a real time. अब real time application are very important in warfare. You can measure where your missile is going. You know the direction of the missile in the real time. You know where you will target that missile. जिस तरह ब्रह्मोस मिसाइल आया था या पाकिस्तान से वो जो भी मिसाइल, and you can easily target that. That is known as real time. Similarly, if you have the real time data in the ocean and you have that data, and whenever you sit on the computer, you analyze that. Even they are also analyzing that data. That's why world में there are many sensors are available that are collecting data from all over the world. But data analysis is not so common nowadays. That's why there is a new major is coming on that is known as data science. These data scientists can be used to analyze data in public health, can be used in biological sciences, can be used in ocean science, can be used in geography. Yeah. So you must be a very good data scientist if you want to learn what is going on, what are the problems. Similarly, ocean current, if there is a change in the current, there are many diseases has been reported because of the change in the ओशन करंट. जो भी इस करंट के अंदर चेंज आने की वजह से lot of diseases has been observed in many part of the world that because of this ocean current change. ये अच्छा, scientific effort and innovation. Argo is a programming autonomous float monitoring temperature and salinity. R ये एक वो सिस्टम है आर्गो, उसको क्या कहते हैं? आर्गो वो इंस्टॉल किए हुए हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओशन एंड सी. और NASA and ESA, they also have satellite track. They track sea surface current through satellite imaging and satellite. ठीक है. एंड यूनेस्को IOC फोस्टर ग्लोबल कोलैबोरेशन. वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इसके अंदर कोलैबोरेशन होनी चाहिए कि ओशन करंट होता क्या है, इसके अंदर चेंज क्या आ रही है, और इस चेंज की वजह से कौन सी क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसका ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या फैक्टर हो सकते हैं. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस दैट हैज बीन रिपोर्टेड बिकॉज ऑफ द चेंज इन ओशन करंट. समझ आ रही है आपको? तो इट मींस दिस इज आल्सो अ मेजर एरिया ऑफ पब्लिक health concern. So you can be a very good scientist in this era as well. What is the impact of ocean current on public health or marine biodiversity? अगर दुनिया में कहीं मैरीन बायोलॉजी का कुछ सब्जेक्ट हो, अगर आपने वहां जाकर MPhil या PhD करनी हो, you guys can go there and study what could be the impact of this climate change or ocean current or marine biodiversity are the people that are living around these ocean. That is also a topic of immense interest in public health. Okay, so फ्यूचर क्या देख रहे हैं बच्चों? आप क्या समझ रहे हैं कि फ्यूचर में इसके ऊपर रिसर्च क्या होगी या ओशन करंट के ऊपर क्या होगा? जी बताएं जी बच्चे, आप बताएं हमें और कौन सी रिसर्च कर. आज फिर लेट आया. ठीक है. अच्छा, what should we do in the future so that we can understand ocean current, so that we can mitigate the effect of ocean current? If there is a change in the ocean current, we should normalize that current.
एक्सपैंड ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ओशन ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को हमें एक्सपैंड करना चाहिए। और फिर हमें क्लाइमेट मॉडल्स विद रियल टाइम ओशन डाटा, रियल टाइम इस ओशन डाटा हमारे पास आना चाहिए। हर शहर, इवन ये रियल टाइम डाटा तो हम हर शहर में भी लगा सकते हैं कि हमारे जौहर टाउन में टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, इसके इस कैंपस में कौन सी ऐसी गैसेज हैं जो रियल टाइम में हमें इधर सेंसर लगे हो, वो एक ऐप के साथ कनेक्ट हो और वो ऐप हमें बताए कि इस टाइम इसका पोल्यूशन का लेवल ये है, और वो हमें ये भी बताए कि हमें इस टाइम इस इलाके के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें ये टेक्निक यूज करनी चाहिए। तो फ्यूचर में ज़ाहिर ऐसा ही होगा, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी, लेकिन ज़ाहिर जो हम साइंस की वजह से प्रॉब्लम भी होंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि यार इतनी टेक्नोलॉजी की बजाय ना हम बैक टू बेसिक चले जाए। मेरा तो जी करता है कि हम दोबारा, मैं जब गांव में था ना, वहां पर ना इंटरनेट था, ना ही मोबाइल थे, ना ही इतना कोई खास, और बस जिंदगी ना, मैं कभी बीमार नहीं हुआ था, मुझे इतना पता, मैट्रिक तक ना कभी बीमार नहीं हुआ था। अब लाहौर और फैसलाबाद में जब मैं आया हूं ना, तो मेरी एलर्जी नहीं खत्म होती, और मैं कभी बीमार नहीं हुआ था गांव में रह के, ठीक है। और कभी हमने कोई मेडिसिन नहीं खाई थी। मुझे मुझे पता है कि हम जिस गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ता था, मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता था, थोड़ा सा लैक होता था, तो पूरे साल में ना कोई एक आध दिन मुझे मार पड़नी स्टिक से ना, तो उस दिन मेरा सिर बड़ा मोटा दर्द करन लग पैंदा सी। ते मेरे घर वालों को पता लग जाता भी आज इन्हू ना मार पड़ी है, और मैं मेरी कभी पड़ती नहीं थी। और मुझे मेरे उस्ताद मेरे से इतने खुश थे। एक बार बायोलॉजी का 9th का टीचर था, बायोलॉजी का, उसने ना एक क्वेश्चन पूछा और वो पूरी क्लास को नहीं आया, उसने, और सारी क्लास ने डंडे पे, यू नो कुट पड़ी, मार पड़ी, मुझसे उसे क्वेश्चन नहीं पूछा। वो खुद ये समझ रहा था कि शफीक को आता होगा, और मुझे भी नहीं आता था। लेकिन दिस इज द बिलीव ऑफ माई टीचर इन मी, दैट शफीक इज सो इंटेलिजेंट दैट दे कैन हैव द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। मुझे पता है जब मैट्रिक का फिजिक्स का वाइवा हुआ ना, तो डॉक्टर हमारे एक फकीर साहब होते थे, फकीर हुसैन, हमारे उस्ताद थे। उसने जो एग्जामिनर आया उसको कहा कि ये जो बच्चा है ना, ये हमारे स्कूल की आन शान इज्जत वकार, उन्हें 15-20 लफ्ज, और उसको कहा कि आप इससे जो मर्जी क्वेश्चन पूछो, ये आप उसको, ये आपको आपको उसका आंसर देगा। और उसने मुझसे, बाकी बच्चों से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे, मुझसे उसने 8 क्वेश्चन पूछे, और शुक्र है कि मैंने 8 के 8 का आंसर दे दिया था। तो देखिए, ठीक है। तो तो आप लोगों, मैं भी ये समझू, ये जो मदीना है, शी नोज एवरीथिंग। आई विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम मरियम, मदीना एंड आर एंड सम अदर गाइस। तो इंशाल्लाह वी विल हैव अ एनवायरनमेंट लाइक दैट। तो अब हमें और क्या करना चाहिए? इंटरनेशनल कोऑपरेशन करनी चाहिए। व्हाट इज इंटरनेशनल कोऑपरेशन in case of ocean current? We should measure data, and we should give this data to all the international agencies so that they can easily analysis that data and make a. Acha, it means that agar if you are a scientist in that different organization, if you don't know how to analyze that data, will they hire you? No. They will not hire you. Even if you want to work in international agencies or international climate change agencies or international agriculture organizations, there are many projects in the world where you will work, like you will spend 3 months in Uganda and 3 months in California and then 3 months in Brazil. There are many projects in the world, but you must be a very good specialist. You know how to analyze the real time data, how to predict what could be happened. So that's why I emphasize you to learn more about data analytics. Data
analysis. Without data analysis, you cannot understand the public health information. You cannot analyze what could the disease that can occur in the coming days. मेरी बात की समझ आ रही है? That's why you should focus your attention towards data analysis, because knowledge is there. You can easily get the knowledge, and that how to increase the knowledge. ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो तो इंटरनेट पे आप ले लेंगे, उन नॉलेज के अंदर एक नया नॉलेज ऐड करना, यू नीड डाटा साइंस, यू नीड डाटा को एनालाइज करके आपने बताया कि दिस इज अ न्यू नॉलेज, दिस इज अ न्यू इंफॉर्मेशन वी शुड टीच टू अवर नेक्स्ट स्टूडेंट्स. So you get new information. If you give the information to this world, you must be a very good in data science and scientific writing. Both you did something good, you generate some data, but you are not able to write that data in the form of scientific writing. तो वो भी फिर आपको they will not give you the job. Definitely, if you are working somewhere, you must have. कहाँ से आया? लेट हो गई है तू, एडी जा बैठ जाके. एक ब्लू इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल ओशन पॉलिसीज है. ओशन करंट रेगुलेट लाइफ एंड, ये आखिरी समरी है इसकी. ओशन करंट क्या करता है? दे रेगुलेट लाइफ एंड क्लाइमेट. दे आर कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड सिस्टम. अंडरस्टैंड देम इज द की टू टैकल क्लाइमेट चेंज. ठीक है. इट इज अ शेयर्ड ग्लोबल साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये पूरी दुनिया की एक शेयर्ड ग्लोबल साइंटिफिक क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. ये मैंने इधर कुछ रेफरेंसेस दिए हुए फ्रॉम वेयर आई गेट दैट डाटा. ठीक है. ये मैं आपको प्रेजेंटेशन है, ये आपको भेज दूंगा आज. वो उधर उसके अंदर जो भी हमारा है, जो पीपीटी होगी ना, जो भी आर्टिकल लिखा होगा उसके एंड के ऊपर पीपीटी लिखा होगा, वहां आप पीपीटी को पढ़ लिया, वहां से ही आपको मिल जाएगा. ठीक है. तो वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि पीपीटी बड़ी आसान लफ्जों में बनाई हुई है, वो आपको समझ आ जाएगी और आपको ये कहानी सारी समझ आ जाएगी. होपफुली यू एंजॉय टुडेज लेक्चर.